एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जगन का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में एक फैक्ट्री में बांस की सप्लाई किया करता था। उस फैक्ट्री में बांस से तरह तरह की चीजें बना करती थी, लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने, ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार करें। इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन उसके बड़े बेटे सोनू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता रहता था। जगन उससे बहुत नाराज था। सोनू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत की। इस बार भी तुम्हारी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। समय के साथ साथ सोनू बड़ा हो गया, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं गया। वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगा, जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलौने, बांस का फर्नीचर, मेज, कुर्सी इत्यादि। सारी दुनिया में महामारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुकसान होता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये महामारी ना जाने कब खत्म होगी। इधर घर में और गांव में बांस के ढेर लगते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका ना जाने क्या होगा। यह सुनकर सोनू कहता है, पापा पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोनू अपने माँ बाप को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है। वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाकर रखा था, और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्ट्री में बनते थे। सोनू अपने पापा से कहता है, पिताजी देखिए, मैंने कितना अच्छा फर्नीचर बनाया है। अब आप बांस का फर्नीचर बनाकर शहर में क्यों नहीं बेचते? जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है, लेकिन बेटा, इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा और मजदूर कहाँ से आएंगे, और लॉकडाउन में हम सामान कैसे बेचेंगे? पिताजी आप फिक्र ना करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गांव के कुछ लोगों को बांस का फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है, और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है। और बिक्री की तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अपना फर्नीचर बेचेंगे। जगन अपने बेटे सोनू को ये काम करने की इजाज़त दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फर्नीचर बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है, और अब वो शहर में बांस बेचने के बजाय गांव में ही बांस का फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं, और उनका बनाया फर्नीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं। अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फर्नीचर को हाथों हाथ खरीद लेते हैं, और ऑनलाइन भी उनका फर्नीचर खूब बिकता है। जादुई सोने के गाय, मोटर बाइक। एक गांव में चतुर करके एक गरीब बच्चा रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था, जो रोज की मजदूरी करते थे। चतुर रोज पैदल ही स्कूल आता जाता था। वह बहुत होशियार लड़का था और हमेशा गांव में फैली हुई गंदगी के बारे में सोचता था। गंदगी और प्लास्टिक बैग्स को रोड पे देखकर बहुत गुस्सा आता था। छह, ये गांव वाले जब भी देखो रोड पे प्लास्टिक बैग्स डाल रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं? एक दिन जब स्कूल से आ रहा था, तभी उसने एक आदमी को कूड़े से भरा हुआ प्लास्टिक बैग रोड पे डालते हुए देखा। तुरंत उसने ऐसा बोला, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सरकार जितना बोलने पर भी आप सुन नहीं रहे हैं। ऊपर से आपसे फेंका हुआ प्लास्टिक खाकर गाय बीमार पड़ रहे हैं। कितने गाय मर रहे हैं मालूम है? नालायक, तुमको खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन गाय के खाने के बारे में सोच रहा है। अगर तुमको इतना ही चिंता हो तो तुम उस गाय को लेकर अपने घर लेके जाओ और उसे दाना खिलाओ। ऐसा बोलते ही चतुर उस गाय को घर लेके जाता है और उसके माता पिता को सारी बात बोलता है। तभी उसके माँ ने बोली, बेटा, हम रोज की कूली करने वाले हैं। हम इस गाय को चारा और दाना कैसे लेके आएंगे?
तुम इसकी चिंता मत करो माँ, मैं रोज स्कूल से आते वक्त जंगल में जाकर इसको कुछ न कुछ दाना लेके आऊंगा। ऐसा ही चतुर 1 महीने तक उस गाय को दाना और चारा स्कूल से आते वक्त लेके आता था। एक दिन अचानक वह गाय एक सोने की गाय की तरह बदल जाती है। चतुर दंग रह जाता है। फिर उस गाय ने बोली, चतुर, इस गांव में कई गाय हैं जो प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं, लेकिन तुम एक भले इंसान निकले और मुझे बचाया है। बोलो, तुमको क्या चाहिए? अरे वाह, ये तो चमत्कार है। हम गरीब हैं, इसीलिए हमें कुछ सोना और हीरे चाहिए ताकि हम आराम से जी सकें। तुरंत उस जादू सोने के गाय के मुंह से हीरे निकलने लगे और पीछे से सोने के सिक्के गिरने लगे। चतुर की माँ और पिता ये देखकर बहुत खुश हो गए। उस जादुई गाय को धन्यवाद बोलते हैं। अब बोलो चतुर, तुमको और क्या चाहिए? मैं हर रोज पैदल ही स्कूल जा रहा हूँ, मुझे एक जादुई मोटर बाइक चाहिए। ऐसा पूछते ही वह गाय एक जादुई सोने की गाय मोटर बाइक की तरह बदल जाती है और उस दिन से हर रोज चतुर उस सोने की गाय मोटर बाइक पे ही स्कूल जाता था। सारे गांव के लोग चतुर का गाय के ऊपर दिखाई हुई दया के लिए तारीफ करने लगे। बांस की मोटरसाइकिल। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को महंगे और अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही से देखो, मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंक्चर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो, रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया।
एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियां ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में जैसे ही सूखा तालाब आता है, वैसे ही वहां पर चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय अपने सींगों को बड़ा कर लेती है और वो रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा अपने सींग फिर से लंबे कर रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।